मैंने विकीपीडिया, न्यूज़ रिपोर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च किया उसमें, और मैंने डेली नोट्स बनाए। मतलब रोज़ रात को पढ़ता था, कुछ चीज़ें जो नहीं पता है उस एक्सटेंसिव रिसर्च करता था। कोई एक पर्टिकुलर सोच नहीं था मेरा, मैंने सिर्फ सर्च किया गूगल पे, कुछ इकोनॉमिक टाइम्स की, हिंदू की रिपोर्ट्स हैं या तो फिर हिंदुस्तान बिजनेस स्टैंडर्ड, किसी की भी रिपोर्ट्स हैं, पढ़ा, उसको रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं आप, तो उसमें मैंने कम से कम 60 से 70 बुक्स पढ़ी लगातार, उसके नोट्स बनाए मैंने वन नोट के अंदर अच्छे से, उसको रिवाइज़ किए। तो इससे मेरा डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं रही थी मेरी उसके अंदर। तो वो मुझे आई थिंक वो मुझे हेल्प किया इस टाइम मार्क्स फेच करने के लिए। गुजरात इकोनॉमिक्स सर बहुत ही वास्ट डॉक्यूमेंट है, बहुत कुछ चीज़ें उसमें पता चल जाती हैं गुजरात की इकोनॉमी के बारे में। अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि आपने बताया कि आप ये सब करते हो, और भी स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग चीज़ें करते हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि छोड़ देते हैं सारी चीज़ें कि भाई अब सिर्फ तैयारी करनी है। नहीं, मेरा तो एडवाइस यही कि करना चाहिए। पूरे दिन का जो भी मैंने पढ़ाई की है उसको मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पूरा एक कंसाइज रिवाइज कर लूँ और उसी टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च करता हूँ। जैसे न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती तो मैं उसको सर्च करता हूँ। ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर ऑप्शंस, ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। तो उसका अगर रिजल्ट आएगा तो उससे तो आप सेल्फ मोटिवेट हो गई। और लाइफ यार जो ये रिजल्ट है और जो पूरी एग्जाम की प्रोसेस है चलती रहती है, काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। जैसे कि अभी ये हमारी कोलोनियलिज्म, हाउ कोलोनियलिज्म रूइंड इंडियन इकोनॉमी, सो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो इसमें आपके फैक्ट्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए। इसमें लिखा है कि विद इन दिस स्पैन ऑफ 1794 टू 1813। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी हमारे साथ है अंकित राजपूत सर, जिन्होंने अभी हाल ही में जो गुजरात पीसीएस का रिजल्ट आया है उसमें रैंक 4 के साथ एसडीएम के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए। इसके साथ ही सर अभी जो यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें भी अपेयर हुए। तो आज हम सर के स्ट्रगल की जर्नी जानेंगे, साथ में क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, साथ में कौन सी बुक्स फॉलो करनी है गुजरात पीसीएस के लिए, और गुजरात पीसीएस के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो, इन सब बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। सर आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। अंकित राजपूत मेरा नाम है एंड आई बिलोंग टू अहमदाबाद। मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया है फ्रॉम पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर दैट आई वर्कड इन अदानी गैस लिमिटेड फॉर 1 ईयर। फिर उसके बाद मैंने रेजिग्नेशन दिया, फिर आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन फॉर यूपीएससी इन अराउंड लाइक 2018। उसके बाद ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है एंड आई हैव रीच्ड द इंटरव्यू स्टेज एंड होपफुली आई विल सी माय नेम ऑन द लिस्ट। एंड जस्ट 2 weeks बैक मेरे जीपीएससी स्टेट सर्विसेज का रिजल्ट आया है एंड आई हैव सिक्योर्ड द 4th रैंक। ओके, सो सर अगर हम बात करें जैसे कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को क्विट करके ये सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में आए हो, तो क्या ऐसा मोटिवेशन था कि आप इस जर्नी में आए हो सर? बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पब्लिक सर्विस की जो एक होती है लोगों के अंदर, तो एक पब्लिक सर्विस बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकंड मेरा जो प्रेफरेंस है यूपीएससी में देखने जाए तो आईपीएस मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो पुलिस की जो लाइफ है वो मुझे बहुत ही मिशनरी ज़ील और सेक्रीफाइस वाली लगती है, बहुत थैंकलेस जॉब है। एंड जी सेटिस्फैक्शन जो होता है बाय ब्रिंगिंग क्रिमिनल टू जस्टिस एंड लाइक बीइंग अ बुलवर्क अगेंस्ट इंस्टेबिलिटी एंड केओस, सो एक जॉब सेटिस्फैक्शन का जो बड़ा फैक्टर होता है, आप एक सोसाइटी में रहकर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एक डिग्निटी की लाइफ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ है, तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। राइट सर, अगर जैसे कि आपसे मैंने अभी बात की तो आपकी पर्सनालिटी भी आईपीएस जैसी लगती है मुझे। ओके, सो सर अगर हम बात करें आपके ये प्रिपरेशन की जर्नी, आपने जैसे कि अभी बताया था 2018 से स्टार्ट किया, तो ये बताइए कि आपने कौन सी एग्ज़ाम कब दी और उसका क्या रिजल्ट रहा? ओके, देखिए मैंने जो स्टार्ट मैंने किया था 2018 के मई में मैंने अपना रेजिग्नेशन रखा। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपरेशन सीरियसली फॉर द यूपीएससी। मेरा पहला अटैम्प्ट 2019 में था एंड मैंने मेंस लिखा, लेकिन मैं इंटरव्यू कॉल्स थोड़े मार्क्स के लिए मिस कर गया क्योंकि मेरे ऑप्शनल की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो सेकेंड टाइम मैंने ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर किया एंड दिस टाइम आई थिंक आई विल गेट माई नेम ऑन द लिस्ट। आई एम होपफुल। और साथ ही साथ मैंने जब मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मेरी नहीं निकला इंटरव्यू के लिए, तो मैंने थोड़ा पीसीएस के ऊपर ध्यान दिया। जस्ट उनकी डेट थोड़ी पास में ही थी, तो मैंने थोड़ा गुजराती हमारी लैंग्वेज होती है वो कंपलसरी है, तो मैंने उसमें ब्रश अप करना स्टार्ट किया। तो मैंने गुजराती में प्रिपरेशन किया। बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट थोड़ा सेम है, लेकिन हाँ गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा उसमें आते हैं, तो मैंने गुजरात इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा उसमें अलग से। फिर गुजरात की जो पॉलिटी है उसके बारे में थोड़ा जाना, तो रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया मैंने कुछ समय तक।
उसके बाद बाकी जो कंटेंट है इकोनॉमी से रिलेटेड, मैंने टोटली गूगल पे डिपेंडेंट रहा हूँ। मैंने गूगल किया एक्सटेंसिवली और रीजनल स्पेसिफिक काफ़ी नोट्स बनाए मैंने, तो उसके वो सब मिला जुला के मैंने एग्ज़ाम दी एंड हियर आई एम। ओके, सो सर देखा जाए जैसे गुजरात है तो कहा जाता है कि वहाँ पे सारे बिजनेसमैन मिलते हैं, तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की, गुजरात में रहकर या दिल्ली में, कैसे स्टार्ट किया सर? मेरा पूरा प्रिपरेशन सेल्फ प्रिपरेशन ही रहा है। मैंने कहीं से कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। हालांकि बहुत सारे कोचिंग में ट्राई किया लेकिन कहीं मुझे नहीं सही लगा। मुझे लगा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है उसमें और नॉलेज आउटपुट बहुत कम निकल रहा है। तो मैंने पूरा प्रिपरेशन घर से ही स्टार्ट किया। तो घर से ही मैंने पूरी बेसिक बुक्स ली। बहुत गलतियाँ की मैंने, बीच में गलतियाँ की, उसमें सुधारी, गलती की सुधारी, ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़े आगे। और देखने जाए तो जो हमारी ऑप्शनल की प्रिपरेशन होती है यूपीएससी के अंदर, वो बहुत मायने रखती है। तो ऑप्शनल मैंने काफ़ी अच्छे से किया, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सटेंसिव नोट्स भी प्रिपेयर किए। और जो स्टेट की इसमें बात है, स्टेट में मैंने टॉपर्स के वीडियोस देखे, उन्होंने कहा क्या प्रिपरेशन की। और हाँ, गलतियाँ मैंने बहुत की हैं इसके अंदर और गलतियों से सीखे भी हैं। यही है। ओके, सो सर स्टेट पीसेस की अगर हम बात करें, इसके पहले जब आपका रिजल्ट आया जो स्टेट पीसेस एसडीएम बने हो आप, तो उस टाइम पे आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने देखा कि आप फाइनल लिस्ट में आ गए? क्योंकि इसके पहले आपने इंटरव्यू दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप फाइनल लिस्ट में आए डिमोटिवेट फील किया होगा, तो उसके बाद एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले तो काफ़ी मतलब थैंकफुल होते हैं हम अपने। काफ़ी चेंजेस आए उसके बाद। बहुत खुश थे मम्मी और पापा, काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना रैंक, मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। पेपर्स हालांकि काफ़ी अच्छे गए थे बट इतना ये रैंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। गाँव से कॉल आए, बहुत सारे कॉल, पापा बोले 100 ऑफ कॉल रोज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी बात होती है हमारे यहाँ। ऑब्वियस सी बात है सर। तो काफ़ी ज़्यादा कॉल है, बहुत खुश हैं। अभी भी पापा कॉल आता रहता है, वो काफ़ी खुश रहते हैं, रिलैक्स होने को बोलते हैं कि अब। ओके, सो सर आप यूपीएससी के 2 इंटरव्यू दे चुके हो और सर यूपीएससी के बारे में ऑलमोस्ट हमारे सभी व्यूवर्स हैं उनको सब पता ही है, बहुत सारे वीडियोस बनाए। सर आप जो अभी गुजरात पीसीएस क्लियर किए हो, तो सर इसके एग्जाम्स पैटर्न के बारे में बताइए, फिर दैट इसकी स्ट्रेटजी और बुक्स वगैरह के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न देखने जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूपीएससी है। उसमें बस एक लैंग्वेज पेपर होता है जो गुजराती का कंपलसरी होता है। सो आई थिंक इसमें रीजनल स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। सेकंड पेपर इंग्लिश का होता है, वो भी कंपलसरी होता है, लेकिन दैट इंग्लिश इज़ क्वाइट ईजी। तो यू कैन, इफ़ यू आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश देन यू कैन स्कोर प्रीटी गुड। बाकी सारे पेपर्स ऐसे होते हैं और 3 जीएस के पेपर होते हैं। तो सारे पेपरों का मार्क्स 150 होता है ईच। सो 150 into 6 दैट इज़ 900 एंड 100 मार्क्स फॉर द इंटरव्यूज़। टोटल 1000 मार्क्स का पूरा पैटर्न होता है और उसमें टू सिक्योर टॉप रैंक यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 50%। तो वही चीज़ है। और बुक्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स जो हम लोग यूपीएससी में फॉलो करते हैं, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है या तो फिर इकोनॉमी में मैंने मृणाल सर फॉलो किया है पूरा, तो वही स्टैंडर्ड बुक्स मैंने फॉलो की हैं। लेकिन साथ में मैंने गूगल काफ़ी ज़्यादा किया है और मैंने विकीपीडिया, न्यूज़ रिपोर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च किया उसमें। और मैंने डेली नोट्स बनाए, मतलब रोज़ रात को पढ़ता था, कुछ चीज़ें जो नहीं पता है उस एक्सटेंसिव रिसर्च करता था। कोई एक पर्टिकुलर सोच नहीं था मेरा, मैंने सिर्फ सर्च किया गूगल पे, कुछ इकोनॉमिक टाइम्स की, हिंदू की रिपोर्ट्स हैं या तो फिर हिंदुस्तान बिजनेस स्टैंडर्ड, किसी की भी रिपोर्ट्स हैं, पढ़ा उसको, बस उसको खुद समझने का ट्राई किया, नोट्स बनाया। तो ओके, सो सर जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी के साथ आप स्टेट पीसेस के एग्जाम्स में गए हो और उसमें डेफिनेटली आप सक्सेस भी अचीव किए हो, तो सर क्या आपको कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा या फिर एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ा, क्या रहा सर? नहीं, एक्स्ट्रा काफ़ी पढ़ना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे मेरा रीजनल लैंग्वेज गुजराती मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, तो आई वॉज वेरी कंसर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो गुजराती में एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करना पड़ा। मेरी कमांड नहीं थी, मेरी लाइक डेकोरेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज के लिए, आप सिर्फ ऐसे लिख नहीं सकते, एक डेकोरेशन होना चाहिए, उसमें कुछ अलंकार, समास, वो सब चीज़ें होती हैं ग्रामर में, वो पता होना चाहिए आपको। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे, बहुत नई चीज़ें थी और ऑनेस्टली मुझे वो पढ़ना उतना अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट किया तो इंटरेस्ट आने लगा। लेकिन हाँ, उस चीज़ों में मैंने काफ़ी मेहनत की है। सेकेंड, जो रीजनल हम जो ऑल इंडिया एक्सपेक्ट पढ़ते हैं यूपीएससी में, तो उसमें रीजनल काफ़ी जाना पड़ा। गुजरात की हिस्ट्री के बारे में पता चला, यहाँ पर 250 रजवाड़े थे, उतना आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बारे में काफ़ी जानने को मिला। तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि रिच हिस्ट्री है गुजरात की, उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, क्या मराठाओं को क्या रोल था और ब्रिटिशर्स का क्या रोल था उसके अंदर। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जर्नी थी उसके अंदर। तो एक बहुत
बहुत हेल्प भी किया मुझे यूपीएससी इंटरव्यू में ये। ओके, सो सर गुजरात पीसीएस के अलावा और भी आपने कोई स्टेट पीसीएस अपीयर किए? नहीं, मेरी सिर्फ ये गुजरात पीसीएस, ये मेरी एक सिंगल स्टेट यही अटेम्प्ट है मेरा। यस, ओके। सो सर आपको जैसे कि आपने बताया कि इंटरव्यू के कुछ टाइम बाद ही आपका इसका गुजरात पीसीएस का था, तो उस गैप में आपने क्या मतलब फॉलो किया कि मुझे अब इनको टारगेट करना चाहिए, गुजरात पीसीएस को इस तरीके से करें? देखिए, मेरा फर्स्ट जब मेरा रिज़ल्ट जब नहीं हुआ, मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा यूपीएससी में, तो मैंने देखा मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, तो मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ जो ऐसे पेपर है या तो एथिक्स के पेपर है उसमें मुझे मार्क्स अच्छे फैच करने हैं। तो आई स्टार्टेड रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स। तो मैंने वो आदत छूट गई थी मेरी, तो मैंने नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया एक्सटेंसिवली। मतलब मंथ में ट्राई करता था कि एक दिन में मैं एक बुक कंप्लीट कर लूँ। तो ऐसे ही मैंने 2 महीने तक लगातार, वो जो जर्नी होती है उसमें आप रिलैक्स फील करते हैं काफ़ी ज़्यादा, उतना ज़्यादा लोड नहीं होता आपके ऊपर, रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं आप। तो उसमें मैंने कम से कम 60 से 70 बुक्स पढ़ी लगातार, उसके नोट्स बनाए मैंने वन नोट के अंदर अच्छे से, उसको रिवाइज किए। तो इससे मेरा डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं रही थी मेरी उसके अंदर। तो वो मुझे आई थिंक वो मुझे हेल्प किया इस टाइम मार्क्स फैच करने के लिए। मेरे ऐसे के पॉइंट्स थोड़े अलग होते हैं, मेरे थोड़ा जो वास्टनेस या जो ब्रेड्थ होता है सब्जेक्ट का, वो आई थिंक थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। तो उसमें मैंने फोकस किया कि मैं डायमेंशंस बढ़ाऊँ अपने आंसर्स के। ओके सर, सो सर अभी आपने बुक्स बताई थी, तो सर जैसे गुजरात पीसीएस को अगर स्पेशली टारगेट करके बुक्स बताई जाए, जैसे कि आपने यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं जो सभी को पता है कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हो गया, एंड आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया हो गया, जैसे मुन्नाल आपने इकोनॉमी के लिए, इन सब के अलावा जो स्पेशल बुक्स होती हैं, जैसे कि आपने बताया था कि लोकल कुछ मराठाओं के बारे में, रजवाड़ों के बारे में पढ़ा है, तो इनके लिए कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करें या बुक्स को फॉलो करें या कुछ साइट्स वगैरह? ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुजरात इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। गुजरात इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही वास्ट डॉक्यूमेंट है, बहुत कुछ चीज़ें उसमें पता चल जाती हैं गुजरात की इकोनॉमी के बारे में। सेकंड देखने जाएं तो गुजरात इकोलॉजिकल कमीशन, उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर उनके काफ़ी अच्छे पॉइंट्स होते हैं, एनवायरनमेंट से, कंजर्वेशन से रिलेटेड। एंड थर्ड देखने जाएँ तो जितने भी रजवाड़े हैं या जितनी भी गुजरात की हिस्ट्री है, उसके लिए आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। मैंने गूगल पे पूरा डिपेंडेंट रहा हूँ, जिससे कितने भी जो सब्जेक्ट जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने सिर्फ गूगल में सर्च किया है। जैसे कोई टॉपिक है कि गुजरात की अगर भवाई है तो भवाई के बारे में कुछ है, तो मैंने भवाई को गूगल पे सर्च किया है और उसमें जैसे विकीपीडिया में कुछ 10-12 पॉइंट मिल गए, किसी और 2-3 वेबसाइट में 10-12 पॉइंट मिल गए। तो ऐसे करते करते मैंने पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। किसी बुक में डिपेंड इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसमें रीजनल लैंग्वेज में सारी बुक हैं और मेरी गुजराती इतनी अच्छी नहीं है, तो वो दिक्कत आ रही थी मुझे। तो इंग्लिश में मुझे बुक्स अवेलेबल नहीं हो रही थी, तो मैंने पूरा गूगल पे डिपेंडेंट रहा फिर कि मैं जो होगा मैं अपने तरीके से नोट्स बनाऊंगा, और मैंने सारे नोट्स अपने हो सके जितना इंग्लिश में प्रिपेयर किए हैं। ओके, हाँ, तो सर यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस की अगर जर्नी देखा जाए तो आपके अकॉर्डिंग कैसी रही? सिंपल रहता है या फिर थोड़ा सा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं? देखिए सारे एग्ज़ाम्स के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं और सारे एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है। अगर इजी होता तो सब कोई कर लेता है, ऑब्वियसली बात है। तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके साथ में प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आपको फील हो गया कि नहीं सेटिस्फैक्शन है आपको रिजल्ट को लेके, तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई जीपीएससी निकल ही जाएगा। ये सिर्फ चीज़ें हैं, आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे बता रहा हूँ, जैसे कि किसी को रीजनल हिस्ट्री के बारे में इतना आइडिया नहीं होता पीसीएस के एग्जाम में, तो रीजनल हिस्ट्री आपको एक्सटेंसिवली पढ़नी पड़ेगी और उससे आपकी सेंसिटिविटी दिखती है आपके स्टेट के प्रति कि आप स्टेट को कितना अच्छे से जानते हो, स्टेट के प्रति आपका कितना लगाव है। तो उससे आपका एक अंदर जो स्टेट के प्रति जो एक लगाव होता है वो बढ़ता है, आप स्टेट के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को आप अप्रिशिएट करते हो, उनकी हिस्ट्री को अप्रिशिएट करते हो। तो इस चीज़ों में आई थिंक स्टेट पीसीएस काफ़ी हेल्प करता है एग्ज़ाम। ओके, सो सर अगर बात की जाए जैसे आपकी हॉबीज़, तो हॉबीज़ क्या हैं सर? देखिए हॉबीज़ मैं पार्कोर करता हूँ। पार्कोर एक फ्री स्टाइल रनिंग एथलीट का एक प्रोग्राम है, ट्रेनिंग डिसिप्लिन है, जहाँ पे हम वी ट्राई टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एज क्रिएटिवली एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। तो इट इंक्लूड्स लाइक जंपिंग, रोलिंग, क्वार्टर पैडलिंग। तो वो सब मेरा काफ़ी शौक रहा है, क्योंकि पुलिस सर्विस मेरा इसलिए प्रेफरेंस भी मेरा इसलिए है क्योंकि मुझे चेजिंग पसंद है। तो ये एक मेरा है। सेकेंड मेरी हॉबी है, मैं मूवीज़ के साउंड ट्रैक्स कलेक्ट करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि कोई मूवी है, मूवी में कुछ सीन होता है तो कुछ सीन में पर्टिकुलर में कुछ म्यूज़िक स्टार्ट होता है एंड इट क्रिएट्स द होल ओरा,
Right. विदाउट वो म्यूजिक से आपको वो सीन का डेप्थ नहीं पता चलता। तो मैं वो साउंड ट्रैक कलेक्ट करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे हांस जिमर है या तो फिर अलेक्जेंडर डेस्प्लाट है, वो काफ़ी फेमस, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, पूरे मूवी का एक और ही चेंज कर देते हैं। Right. तो ये दो मेरे काफ़ी मतलब अच्छे लगते हैं एज अ हॉबी। ओके सो सर, आजकल क्या देखा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे स्टडी करने लग जाते हैं तो बाकी वो दुनियादारी छोड़ देते हैं। लाइक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है ऐसे। तो सर आपकी अभी मैंने हॉबीज़ देखी और आपसे पहले भी बात किया तो मुझे लगा कि आप एक मल्टी टैलेंटेड, यानी कि और भी सारी चीज़ें करनी चाहिए स्टडी के साथ, और आप काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन भी हो। आपकी सर वैसे अगर एज देखी जाए वैसे कितनी है सर अभी? मैंने 26 अभी कंप्लीट हुआ। ओके सो सर काफ़ी कम एज है अगर देखा जाए यूपीएससी वगैरह की जर्नी में। तो सर ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट्स को करना चाहिए, अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि आपने बताया कि आप ये सब करते हो, और भी स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग चीज़ें करते हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि छोड़ देते हैं सारी चीज़ें कि भाई अब सिर्फ तैयारी करनी है। नहीं, मेरा तो एडवाइस यही कि करना चाहिए। आपकी यूपीएससी की जर्नी काफ़ी लंबी है, देखिए, तो आप सेक्लूड नहीं हो सकते, आपको होना भी नहीं चाहिए। आप क्यों खुद को पनिश कर रहे हो? आपकी प्रिपरेशन है, इसको एंजॉय करना चाहिए। डेफिनेटली आपको सीरियस रहना है, सेंसिटिव रहना है, अपने गोल के प्रति आपको पूरा एक ध्येय रखना है, बट एट द सेम टाइम आप सेक्लूड हो जाओगे तो आप खुद को पनिश कर रहे हो, तो आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते लगातार। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, और आपके फ्रेंड्स हैं जो अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, आपको अच्छी बुक्स रिकमेंड करते हैं, आपको अच्छे वेबसाइट्स रिकमेंड करते हैं, उनसे हमेशा टच में रहना चाहिए, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे। और एट द सेम टाइम मेरा ये भी लगता है कि यूपीएससी की जर्नी जो लंबी है, तो आप खुद जो छोटी छोटी चीज़ें अचीव करोगे तो आपको खुद ही मोटिवेट करेंगे। जैसे आप फिजिकली एक्टिव हो, तो आप फिजिकली एक्टिव रहना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आपको कुछ नहीं, अगर चलो रिजल्ट नहीं आ रहा, अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हैं जो कमी रह जा रही है, बट एक अचीवमेंट आपकी ये भी है कि आपने खुद को फिजिकली फिट रखा है। फिजिकली फिट है तो आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा फिट रहते हैं। तो वो बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब करना, क्योंकि हम ऐसे एज में जी रहे हैं जहाँ पर एक टैलेंट से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल टैलेंट चाहिए। तो सिर्फ एक चीज़ों पे पूरा मतलब खुद को इंश्योर करना वो एक स्मार्ट नहीं है, वो स्मार्ट टेक्निक नहीं है। आपको खुद के ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। राइट, ओके सो सर अगर हम बात करें आपका टाइम टेबल की, तो आप एवरेज कितने घंटे डेली पढ़ते थे? देखिए, पढ़ाई मतलब इन द सेंस मैं 10 से 12 घंटे तो पढ़ता ही था। किस स्लॉट में क्या? झूठ नहीं बोलूँगा मैं। जैसे कि सुबह उठते ही मेरा फर्स्ट का मैं सुबह उठ के मैं 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ। उसके बाद समझ 7:30 से 9:30 तक मेरा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें चला जाता है। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लिया, आधे 1 घंटे का। उसके बाद मेरा 3 घंटे या 4 घंटे का सेशन होता है लंच के पहले। उसके बाद लंच के बाद मेरा 3 से 4 घंटे का सेशन होता है, और फिर डिनर के पहले 2-3 घंटे का सेशन होता है। और जो मेरा मेन फोकस होता है वो सोने के पहले का 2 घंटे का सेशन होता है। उसमें मैं पूरे दिन का जो भी मैंने पढ़ाई की है उसको मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पूरा एक कंसाइज रिवाइज़ कर लूँ एक, और उसी टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च करता हूँ। जैसे न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती तो उसको सर्च करता हूँ, उसमें ज़्यादा उसके नोट्स बनाता हूँ, और एट द एंड ऑफ द वीक मैं उसको फिर पूरे नोट्स को कंसाइज करता हूँ, और एट द एंड ऑफ द मंथ उसको कंसाइज करता हूँ। तो एक साइंटिफिक अप्रोच मैंने फॉलो किया है जो लोग सब फॉलो करते हैं। और एक जो पढ़ाई करते टाइम मैं पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करता हूँ, वो काफ़ी फेमस है आई थिंक, जिसमें आप 30 मिनट या 35 मिनट स्टडी करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। तो वो काफ़ी ज़रूरी है। हम ये चीज़ें जो हैं स्टार्टिंग तो बहुत एंथुसियास्टिकली करते हैं बट मेंटेन नहीं कर पाते, तो मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। यस, ओके सो सर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक टाइम टेबल बना लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं कुछ दिन, लेकिन फिर क्या उनके गैप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मे भी आपके भी जर्नी में कभी ऐसा हुआ हो कि आप 10 घंटे पढ़ते हो, किसी एक वीक तक आपने पढ़ाई नहीं, है ना? तो सर उसको डिमोटिवेशन सा आ जाता है, उसको कैसे फिर अपने आप को मोटिवेट करते हो और वो सारी चीज़ें कवर करते हो? देखिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रोज़ की जर्नी, रोज़ की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट ये मत सोचिए कि आज आपने नहीं पढ़ा तो आपने कुछ मिस कर दिया है। आप दूसरे दिन कवर कर सकते हो। आपने उस दिन पढ़ा, उसमें सब क्वेश्चन नहीं आ सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 365 डेज़ की अगर आपने पढ़ाई किया है तो क्वेश्चन तो 100 आने हैं, और 100 में से कुछ 40 क्वेश्चन स्टैटिक आने वाले हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपने उस दिन मिस आउट कर दिया तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आगे जाके आप करंट अफेयर की मैगजीन है किसी ना किसी में तो आपका आ ही जाएगा। वो डिमोटिवेट नहीं होना है आपको,
इस चीज़ को लेकर आपको खुद को क्लैरिटी रखनी है कि मुझे इतना टारगेट, इतना वीकली मेरा इतना टारगेट है, आज मैं कम पढ़ा कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मैं उसको कंपनसेट करूँगा। ये एटीट्यूड की बात होती है आपकी। अगर आपका एटीट्यूड है कि नहीं मुझे यार आज नहीं मैंने पढ़ा, मुझे अंदर से बुरा फील हो रहा है, तो नेक्स्ट डे you'll ट्राई टू कंपनसेट इट। पर वही एटीट्यूड है कि कोई बात नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होता, बट दैट एटीट्यूड इज़ रॉन्ग। तो एक दिन से बहुत कुछ होता है, लेकिन एट द सेम टाइम मिस कर दिया तो जेन्यून अगर रीज़न है तो कोई बात नहीं, आप कंपनसेट कर लोगे। ओके, सो सर आपने अभी बताया करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के आपने बताया था कि जैसे आप 1.5 से 2 घंटे देते हो डेली, तो करंट अफेयर्स में आप किस प्रकार से तैयारी करते हो? नोट्स बनाना हो गया फिर कैसे? यस, मेरा इसमें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा तो उसमें से कुछ 10-12 चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती, मैंने एक बुक में नोट किया, नोटबुक के अंदर रफली नोट किया उसको, और रात को सोने से पहले मैं 10 की 10 चीज़ों को सर्च किया, ठीक है। उसमें जो चीज़ ऐसी हैं जो मैं भूल सकता हूँ या जो भूल जाऊँगा या इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको नोट डाउन करता हूँ रफ में, अच्छी जगह कोई 1 2 3 4 5 ऐसे नोट डाउन करता हूँ। फिर कुछ करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर किसी का एक देख चेक कर लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। नेक्स्ट फिर एट द एंड ऑफ द वीक संडे को 4 से 5 घंटा बैठता हूँ, जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने रफ में लिखी हैं उसमें अब कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अब इम्पॉर्टेंट लग रही हैं, राइट, कि अब मुझे कुछ भी बहुत कुछ चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट लगती हैं, एक बार थोड़ा टाइम बाद लगती है अरे नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो फिर फिल्टर करता हूँ मैं। तो वो 4 से 5 घंटे की जो एक पूरे प्रोसेस है वो लगातार बैठा रहता हूँ मैं, और पूरे नोट को कंसाइज करता हूँ, तो मेरे फाइनल नोट होती है वो एट द एंड ऑफ द वीक। तो मैं उसी में, जैसे मैं पूरा डिजिटल नोट बनाता हूँ तो उसके अंदर 1 2 3 करके सब्जेक्ट वाइज मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और फिर उसको हर मंथ रिवाइज करता हूँ। तो ये एक ऑर्गेनाइज रखा है मैंने, फॉलो किया है मैंने रिलीजियसली। ओके, सो सर आपने करंट अफेयर्स का तो बता दिया, बाकी सब्जेक्ट का रिविजन्स को लेकर आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं? क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एट द एंड ऑफ द डे रिवीजन ही काम आता है। बोलते हैं ना कि इट इज़ नॉट वॉट यू डू बट वॉट यू डू रिपीटेटिवली। तो जो लगातार करोगे वही चीज़ आपकी इम्पैक्ट करती है। तो रिविजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसको इग्नोर करते हैं, मैंने भी इग्नोर किया है, और फिर एग्ज़ाम टाइम पे लगता है अरे यार ये तो पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था, तो वो दिक्कत करता है। तो रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी सिंपल टेक्निक है जो सबको पता है और वही फॉलो किया है मैंने, कि रात को सोने से पहले रिवाइज़ करो आधे घंटे, 7 दिन बाद संडे को रिवाइज़ करो 4 से 5 घंटे, और एट द एंड ऑफ द मंथ रिवाइज़ करो। मेरा फिक्स है कि मैं करंट अफेयर है जो मैगज़ीन है 4-5 दिन में कवर करता हूँ, रोज़ के 20 पेज। नेक्स्ट वीक उसको 3 दिन में कवर करता हूँ और उसके नेक्स्ट वीक में 1 दिन में कवर कर लेता हूँ, और जो चौथा हफ्ता है उसमें लास्ट मंथ का मैं करंट अफेयर रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो ये मैं फिक्स है। लगेगा थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा फॉलो करना मुश्किल है, बट ये फॉलो किया है मैंने तो यही चीज़ है कि आप लगातार फॉलो करते रहोगे तो इम्पैक्ट धीरे धीरे बनेगा। 1% ईच डे बेटर होगा तो 37 टाइम्स आप बेटर हो सकोगे एट द एंड ऑफ द ईयर। या ओके, सो जैसे कि आपकी हॉबीज़ थी वो काफ़ी यूनिक थी, मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि ऐसी भी हॉबीज़ हो सकती है क्या? सो सर आपकी स्टडी जब आप करते हो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप अदर एस्पिरेंट से में भी डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जो कि नए स्टूडेंट्स को जानना चाहिए या फिर उनके लिए मतलब काफ़ी हेल्पफुल करेगा प्रिपरेशन में, तो वो बताइए सर, जो आपके कुछ अलग से पॉइंट्स हो, टेक्निक्स हो पढ़ने की। अच्छा, सीक्रेट्स कह सकते हैं आपकी। हाँ, सीक्रेट्स देखो, सीक्रेट्स क्या है, मैं जैसे मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे फैक्ट्स बहुत याद रहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं नंबर्स हैं, मैंने नंबर्स एक बार देख लिए तो मेरे दिमाग में बैठ जाते हैं वो। तो मेरे क्वेश्चन भी मेरे आंसर्स भी इसलिए मेरे फैकल्टीज अप्रिशिएट करते हैं, मेरे आंसर में डेटा बहुत होता है, तो अब मैं किसी भी आंसर को बैक कर सकता हूँ। तो आप चाहे ट्राई कीजिए कि फैक्ट आपके आंसर में हो, आपके आंसर जनरल ना लगे, आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ही फैक्चुअल आंसर दे रहे हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में आंसर दे रहे हो। सेकंड, ज़्यादा सेंटिमेंटल मत होइए, आप बहुत ही प्रैक्टिकल रहिए एग्ज़ाम टाइम में। आपको बहुत चीज़ें हैं, आपको सेंटिमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको एम्पैथी रखनी है, लोगों के अपने आंसर्स में वो दिखना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम को प्रैक्टिकल भी काफ़ी रहना है। एक एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ होती है, तो जितना भी हो सके खुद के एरियाज़ को एक्सपांड कीजिए और प्रैक्टिकल रहिए कुछ भी चीज़ करने से पहले। राइट सर, ओके। तो सर ऐसी जैसे कि आप डिप्रेस हुए थे उस टाइम पे, तो ऐसा क्या किया था आपने कि मोटिवेट बने रहे आप कंटिन्यू, क्योंकि जब आपका रिजल्ट नहीं आया इंटरव्यू फाइनल? देखिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और लोग डीमोटिवेट अलग अलग टाइप से होते हैं। किसी के बाल झड़ते हैं तो डीमोटिवेट, राइट, ऑब्वियसली। किसी की बॉडी डिफॉर्म हो रही है तो उससे डीमोटिवेट होते हैं। तो मैंने बोला ना, यही ट्राई करना है कि आप कहीं ना कहीं तो आप खुद का अचीवमेंट बना के रखें। ऐसा नहीं कि आप अपना सारा एनर्जी एक ही जगह डाल दे रहे हैं तो उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, तो नेचुरली आप डीमोटिवेट होंगे। तो ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर ऑप्शंस, ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। तो उसका अगर रिजल्ट आएगा तो उससे तो आप सेल्फ मोटिवेट हो गई। और लाइफ यार, जो ये रिजल्ट है और जो पूरी एग्ज़ाम की प्रोसेस है चलती रहती है।
बहुत सारी एग्ज़ाम्स आती रहती हैं, कहीं ना कहीं तो आप अगर जेन्युइनली मेहनत कर रहे हो तो हो ही जाएगा, लेकिन हाँ आपको खुद को मेंटेन रखना है उस चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें सेल्फ मोटिवेशन की बात है, बुक्स पढ़ते रहना या तो वर्कआउट करते रहना, योगा करते रहना, फ्रेंड से बात करते रहना, ये सब काफ़ी ज़रूरी है जो हेल्प करता है कंसिस्टेंसी के लिए। ओके, सो सर आप SDM बन गए हो, और अगर देखा जाए अब SDM बन के आप सर्व करोगे तो सर आप कौन से एरियाज़ पे फोकस करोगे कि इन एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए? देखिए मेरा फर्स्ट फोकस जो रहेगा वो टू डिक्रीज़ द गैप बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप है जो कॉलोनियल मेंटालिटी है अभी भी प्रेवलेंट है, उनको एडमिनिस्ट्रेटर को अलग रूप में देखा जाता है। तो मैं चाहूँगा वो गैप ख़त्म हो, तो मैं चाहूँगा कि सोसाइटी के बीच में रह के मैं काम करूँ। सेकेंड मेरा जो बहुत ही एक मतलब मैंने सोच के रखा है जिस एरिया में फोकस करूँगा, मुझे एंटायर प्रोसेस को डिजिटाइज करना है, बहुत ही प्रोफेशनलाइज करना है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत जगह देखा है मैंने कि लोगों को आइडिया नहीं होता कि किसको कहाँ जाना है, या फिर जो भी काम है उनका सेग्रीगेशन नहीं होता अच्छे से, या लिस्टिंग नहीं होती है अच्छे से। एक ही दिन पे लोग बहुत सारे टाइप के लोग कंप्लेन लेके आ रहे हैं, तो उसमें वो एफिशिएंसी नहीं आती है। तो हर टास्क का अगर हर दिन एक डे फिक्स कर दिया जाए तो आई थिंक इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा यह है डेटा इज़ द न्यू ऑयल की बात कर रहे हैं, तो मेरा डिजिटाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि फोकस मेरा उसमें इंटरेस्ट भी है। मैं ट्राई करूँगा कि उस एंटायर प्रोसेस को डिजिटाइज कर सकूँ। तो ये तो आपके नोट्स बहुत कंसाइज होने चाहिए कि आपके नोट्स के अंदर फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। जैसे कि अभी ये हमारी कोलोनियलिज्म, हाउ कोलोनियलिज्म रूइंड इंडियन इकोनॉमी, सो ये जब लास्ट क्वेश्चन आया था तो इसमें आपके फैक्ट्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए। इसमें मैंने लिखा है कि विद इन दिस स्पैन ऑफ 1794 to 1813 700 टाइम्स इंक्रीज इन टोटल एक्सपोर्ट टू द ईस्टर्न दैट लैंकशायर एंड द लैंकशायर मैन्युफैक्चरर्स। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक डेटा है, तो इसके मार्क्स फैच करेगा। या तो फिर जैसे वन वे फ्री ट्रेड है, तो अब इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। आप ये भी लिखिए कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 67 to 67.5 टाइम्स से लेके 400 टाइम्स तक बढ़ा दी गई थी इंडियन प्रोडक्ट्स को इन द यूनाइटेड किंगडम। और एट द सेम टाइम आपकी जो पॉइंट्स हैं बहुत यूनिक होने चाहिए हो सके तो। जैसे कि आप ये टाइम है 1757 से लेकर 1765 तक 6 मिलियन यूरो का ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था सिर्फ यूके के अंदर फ्रॉम इंडिया। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक डेटा है और स्पेसिफिक ही आपके आंसर होने चाहिए काफ़ी ज़्यादा, तो यही आपको मार्क्स फैच करते हैं। धीरे धीरे अगर और भी अगर आपके जो नोट्स हैं बहुत क्रिएटिव हों, आपके फ्लो चार्ट हो, उसके अंदर माइंड मैप हो, तो क्या ये याद करने में आपको बहुत ईजी रहता है। कलर्स यूज़ कीजिए क्योंकि आप ही को पढ़ना है, आपके नोट्स ज़्यादा क्लटर नहीं होने चाहिए। नोट्स बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, एट द सेम टाइम बहुत कलरफुल हो, तो क्या वो याद रहता है कौन से पार्ट में क्या लिखा हुआ है, वो हमेशा दिमाग में फिट हो जाता है। तो ट्राई करिए कि आपकी मेमोरी हो पिक्चोरियल मेमोरी हो, कि दिमाग में वो पिक्चर फिक्स हो जाए। तो वो तभी होगा जब आपके नोट्स इंटरेस्टिंग होंगे। तो ट्राई टू बी स्पेसिफिक, ट्राई टू बी फैक्टफुल एंड ट्राई टू बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल। If you want a thing bad enough to go out and fight for it, work day and every night for it. Give up your time and your space and your sleep for it. If the only desire of it makes you quiet, if life seems all empty and useless without it, and all that you scheme and you dream is about it, if you gladly you'll sweat for it, fret for it, plan for it, lose all of your terror of God and men for it. If you're dogged and grim, you besiege and beset it, you will get it. आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या था सर? मेरा इंग्लिश मीडियम था एंड मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। ओके, सो आपको क्या लगता है कि आपका PSIR कितना हेल्पफुल रहा है आपकी जर्नी में? PSIR नहीं, काफ़ी हेल्पफुल रहा है, और ऐसे जर्नी में भी, ऐसे इस प्रिपरेशन के अंदर भी, और मेरे इस अंडरस्टैंडिंग को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है रिगार्डिंग द वर्ल्ड अफेयर एंड जियो पॉलिटिक्स। तो एक अलग से एक पर्सपेक्टिव बना है हर चीज़ को लेके। हम लोग चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया है। कुछ भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, बहुत ग्रे एरियाज़ हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया है। तो PSIR काफ़ी हेल्पफुल रहा है इसके अंदर। सो नए एस्पिरेंट के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा सर? मैसेज यही है कि लगे रहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। साथ में ऐसी प्रिपरेशन कीजिए कि मतलब
मज़ा आना चाहिए आपको प्रिपरेशन के अंदर, और कहीं ये ना लगे कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट किया है। बिलीव इन योर सेल्फ, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। सो जस्ट कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो मैं और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स करेंगे कि आप यूपीएससी में फाइनल लिस्ट में टॉप रैंक के साथ आएँ। ओके, सो गाइस आई होप कि आप इनके जर्नी से इंस्पायर्ड हो गए। साथ में सर ने जीपीएससी के बारे में डिटेल में फोकस किया कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो, बुक्स के बारे में बताया। सो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।